तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, उसी को हमने मेन टारगेट किया है और चैप्टर वाइज हम यहाँ पर एमसीक्यू करवाने वाले हैं। आपके इस सामान्य प्रबंधन में 16 चैप्टर देखने को मिलेंगे। हालांकि इस बार जो रूल बुक आई है उसमें उन लोगों ने पूरा सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था ना 2023-24 में जो एग्जाम हुआ था, वहां पर उन्होंने पूरे चैप्टर के नाम भी बताए थे। तो उन्हीं चैप्टर में से इस बार भी क्वेश्चंस आएंगे। वहां पर उन्होंने 15 चैप्टर के नाम बताए थे, तो 15 से 16 चैप्टर जो है वो हम आपके यहां पर करवाने वाले हैं और हर एक चैप्टर के लगभग 50 से 60 एमसीक्यू करवाएंगे। ये वही एमसीक्यू होंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 जिसका नाम है सामान्य प्रबंधन का सामान्य परिचय, जिसमें काफी सारे जो आपके लेखक हैं उनके नाम है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, जहां से पिछली साल काफी प्रश्न आए थे। अभी कल हमने 50 टॉप पीवाईक्यू डाले हैं, वहां पर आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के 50 पीवाईक्यू हमने कल डाले हैं। तो उसमें जो है लेखकों के नाम, उनकी पुस्तकों के नाम वगैरह पूछे गए थे 2023 वाले एग्जाम में, है ना। तो वो सारे जो क्वेश्चन थे वो पहले वाले चैप्टर से आए थे, जिसका नाम है सामान्य प्रबंधन का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और जो भी क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं प्रैक्टिस वाली, वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो आएगी कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। जो आपका चैप्टर 1 है उनके चैप्टर वाइज उनके भी पीवाईक्यू आज से हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर वाइज टॉप 50 एमसीक्यू उनके भी चालू कर रहे हैं, कृषि के, एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो अगली वीडियो एग्रीकल्चर वालों के लिए आएगी, एमपी आरईओ वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो आज की तीसरी वीडियो आएगी वो आपकी एमपी पुलिस और एमपी एसआई के लिए आएगी। वो आपको शाम को 7 बजे के आसपास मिलेगी। ठीक है, ये अपना पूरा सिस्टम रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो सामान्य प्रबंधन अध्याय 1 प्रबंधन एक परिचय, इसके महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, दूसरों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है, ये कथन किसने कहा है। तो पहले वाला अगर आप देखेंगे चैप्टर ना, इसमें काफी सारे लेखकों के नाम, उनकी पुस्तकों के नाम, उनके जो उन्होंने वक्तव्य कहे हैं वहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है भाई, दूसरों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। किसने कहा मेरे भाई, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है, हेनरी फेयोल ने कहा है, मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा है, फिर कुंज ओ डोनेल, इनमें से किसने कहा ये कथन। आइए आंसर देखते हैं, फिर सॉल्यूशन बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैरी पार्कर फॉलेट ने जो है ये शब्द कहा है, ये वक्तव्य कहा है कि भाई दूसरों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। कैसे, आइए देख लेते हैं। देखिए, तो मैरी पार्कर फॉलेट ने प्रबंधन की सबसे सरल परिभाषा दी, दूसरों के माध्यम से कार्य कराना ही प्रबंधन कहलाता है। इसे याद कैसे करेंगे, तो भाई इनके नाम में क्या लगा आ रहा है, पार्कर आ रहा है ना। तो जब भी आप कहीं मान लीजिए आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए हैं, ठीक है ना, आप पटवारी ही बन गए हैं, या फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आप कमिश्नर बन गए, कमिश्नर की भी पोस्ट है इसमें, कल पूरा हमने डिटेल में बताया था, कल वाली वीडियो देख लेना। आप कमिश्नर बन गए, उसके बाद आप क्या कहेंगे, आप अपनी गाड़ी जो है दूसरों को दे देंगे पार्क करने के लिए, कि लो चाबी पकड़ो, इसको पार्क कर देना ड्राइवर, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना काम दूसरों से करवा रहे हैं, यानी अपनी गाड़ी दूसरे के द्वारा पार्क करवा रहे हैं। तो ये किसने कहा है, पार्कर ने कहा है। ठीक है, तो दूसरों से कार्य कराने की क्षमता ही क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। किसने कहा है, पार्कर ने कहा है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि अपनी गाड़ी पार्क करा रहे हैं दूसरों से, तो वो मैरी पार्कर ने जो है इस बात को कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, अब कह क्या रहे हैं इसमें, यही कह रहे हैं भाई दूसरों से आप अगर कोई काम करवाते हैं, यही कला आपकी प्रबंधन कहलाती है। भाई दूसरों को हम सैलरी देंगे, कोई कंपनी खोलेंगे, दूसरों को सैलरी देंगे, सैलरी के बिहाफ पर वो काम करेगा, तो यही कला क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। ऐसा जो है मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा है। ठीक है, कैसे याद करेंगे बता दिया ना, गाड़ी पार्क करने वाली ट्रिक आपको याद रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, प्रबंधन में प्रभावशीलता का मुख्य अर्थ क्या है। क्या होता भाई, प्रबंधन में प्रभावशीलता क्या होती है। ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है काम को न्यूनतम लागत में करना, ऑप्शन बी है काम को सही समय पर पूरा करना, ऑप्शन सी है संसाधनों की बर्बादी करना, या ऑप्शन डी है केवल लाभ कमाना। बताइए प्रबंधन में प्रभावशीलता का मुख्य अर्थ क्या है। प्रभावशीलता का अर्थ है अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस लिए आप उस काम को कर रहे हैं, इसी को प्रभावशीलता कहते हैं। तो भाई काम को सही समय पर पूरा करना है, यही मेन टारगेट होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काम को सही समय पर पूरा करना। अगर आप कोई भी काम सही समय पर पूरा कर देते हैं, उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट यानी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है ना। तो प्रबंधन में प्रभावशीलता का मुख्य अर्थ यह है कि काम को टाइम पर पूरा कर दीजिए। भाई आपने किसी से कोई काम लिया है, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आप मेरी पीडीएफ बना करके दे देंगे सुबह 6 बजे तक, अगर आपने 5 बजे ही पीडीएफ बना करके दे दी तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो अपना अगला काम भी आपको देगा। ठीक है, तो यही मेन उद्देश्य है कि प्रबंधन में प्रभावशीलता का सबसे ज्यादा जो है असर पड़ता है।
आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो प्रभावशीलता का सीधा सीधा संबंध सही काम को सही समय पर पूरा करना, चाहे उसके लिए कॉस्ट कुछ भी आ जाए। अगर हमने आपसे कह दिया है कि हम आपको जो है एमपी पटवारी का ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का पूरा सिलेबस देंगे अपने नोट्स ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम टाइम से पहले आपके एग्जाम के कम से कम 25 दिन पहले जो है पूरा कंप्लीट करके आपको दे दें, जिससे कि आपको रिवीजन करने का बेहतरीन मौका मिल सके। ऐसा ही कृषि विस्तार अधिकारी वालों के लिए किया गया है। कृषि विस्तार अधिकारी के लिए जो हमने पूरा अपना नोट्स ग्रुप बनाया था, उसमें उनका पूरा नोट्स कंप्लीट करके विद प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दे दिया है। ठीक है, अब वो लोग केवल आराम से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और आज से उनके लिए हम जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी चालू करने वाले हैं। तो एक बेहतरीन तैयारी अगर आपको सही समय पर मिल जाए तो यही होती है प्रबंधन में प्रभावशीलता का इफेक्ट। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग पता है टाइम आपको भी बहुत कम मिला है। अब ऐसे में आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारा पीडीएफ टेलीग्राम बैच हमने लॉन्च कर दिया है। 198 रुपए में आपको ये कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, जिसमें सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य प्रबंधन, मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, कंप्लीट पीवाईक्यू, और ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये भी आपको उसी ग्रुप में मिलने वाले हैं। तो कैसे ज्वाइन करना है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना मेरे भाई, ये आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है अपना स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, हम जैसे ही सीन करेंगे उसको, वैसे ही तुरंत आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, आप सीधे ग्रुप में एंट्री पा जाएंगे, और ग्रुप में एक तरफ से पूरी पीडीएफ डली हुई हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज जाकर के सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, बढ़िया से तैयारी करनी है। सबके पीवाईक्यू मिलेंगे, सबके एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेना। जैसे हमने अभी सामान्य प्रबंधन वाले बैच में जो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों की थ्योरी कंप्लीट डाल दी है। ठीक है, अब जो लोग पढ़ करके आए होंगे, जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया होगा, वो वहां से थ्योरी कंप्लीट करके आए होंगे और यहां पर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये पूरा चैप्टर एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, मान लीजिए 16 चैप्टर है, 16 × 5 16 × 85 यानी 800 क्वेश्चन तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में इनके पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ना केवल एमपी पटवारी के एग्जाम में, बल्कि जहां पर भी मैनेजमेंट पूछा गया है, जिस भी एग्जाम में एसबी के, वो सारे प्रश्न करा देंगे। तो 1000 के आसपास आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1800 से 2000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के मिल रहे हैं, कोई कम है मेरे भाई? ठीक है, इतना कर जाओगे तो काम आपका हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे इस भर्ती में। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको। और अभी हमने ग्रुप में 5500 कंप्यूटर की क्वेश्चन डाल दिए हैं। कंप्यूटर की थ्योरी भी डल चुकी है, कंप्यूटर के 5500 क्वेश्चन पड़ गए हैं। आराम से कंप्यूटर की थ्योरी पूरी पढ़ो, वही 5500 क्वेश्चन आराम से बैठ करके जब भी टाइम मिले कंप्लीट कर लो, और कुछ नहीं करना है। कंप्यूटर में इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मटेरियल आपको मात्र 198 रुपए मिल रहा है। प्रक्रिया हमने आपको बता दी है, इसके थ्रू जो है आप उसको परचेज कर सकते हैं, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी भी पीडीएफ उसी ग्रुप में मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, लास्ट में आपको ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, साथ ही साथ में सामान्य प्रबंधन का डेमो नोट्स भी दिखा देंगे। ठीक है, चले, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने, कुशलता इफिशियंसी का संबंध प्रबंधन के किस पहलू से है? बताइए, इफिशियंसी जानते हैं ना, कुशलता क्या होती है? कार्य करने की जितनी स्पीड में आप काम कर रहे हैं वही आपकी कुशलता कहलाती है, और सही समय पर काम करके आप दे रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कुशलता का प्रबंधन में कैसे इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से, कौन सा पहलू है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है समय पर लक्ष्य प्राप्त करना, न्यूनतम लागत और संसाधनों का सही उपयोग करना, कर्मचारियों को दंड देना, या केवल योजना बनाना। क्या होगा मेरे भाई कुशलता इफिशियंसी का अर्थ? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम लागत और संसाधनों का सही उपयोग। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर किसी को हायर करती है, किसी को अगर हायर कर रही है, तो उसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि भाई आपको जितना, मतलब हम आपको जितना भी लागत दे रहे हैं, साथ ही साथ में जो भी संसाधन दे रहे हैं, आप उतने लागत और उतने संसाधन में ही काम करके देते हैं, तो आप एक कुशल कारीगर कहलाते हैं, एक कुशल व्यक्ति, एक कुशल एम्प्लॉय कहलाते हैं। ठीक है ना, अगर आपने सही समय पर उतने ही लागत में नहीं काम किया तो फिर कुछ टाइम बाद कंपनी कहेगी भैया राम राम, अपने रास्ते चले जाओ, हम नहीं व्यवस्था कर पाएंगे तुम्हारी। ठीक है, तो यही होती है कुशलता। और आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो हमेशा एक कुशल व्यक्ति को ही ढूंढती हैं। तो कुशलता का अर्थ समझ गए? कुशलता का अर्थ यह है, इफिशियंसी का अर्थ यह है कि न्यूनतम लागत में और संसाधनों का आप सही उपयोग करते हैं, तो आप एक कुशल व्यक्ति कहलाते हैं। देखिए यहां पर सॉल्यूशन, कुशलता इफिशियंसी का अर्थ है काम को सही तरीके से करना, ताकि संसाधनों की बर्बादी ना हो और लागत भी कम से कम आए। आजकल जो भी कंपनियां हैं वो इसी तरह के एम्प्लॉइज को ढूंढ रही हैं। तो समझ गए कुशलता क्या होता है? आगे बढ़ें,
चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन एकदम आपके दिमाग में फिट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मैनेजमेंट को लेकर के ये बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो, और जीके जीएस एमपी जीके के लिए अब जो आपकी शाम को क्लास आएगी एमपी पुलिस की और एमपी एसआई की, उसको जरूर अटेम्प्ट करना। आपकी जीके जीएस और एमपी जीके भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। साथ ही साथ में 2500 टारगेट हमने रखा, 2500 क्वेश्चन एमपी जीके जीके जीएस के पीवाईक्यू करवाने के, जिसमें से 500 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। और उन 500 पीवाईक्यू की जो रिसेंट ईएसबी ने कराए हैं, इसकी पीडीएफ आपको सामान्य ज्ञान वाले उसमें मिल गई होगी, ठीक है ना। उसमें हमने डाल दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलो भैया, प्रबंधन एक डैश प्रक्रिया है। पूछ रहे प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने भाई। स्थिर है, निरंतर है, कभी कभी होने वाली है, या फिर केवल एक बार की है। प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है। भाई कोई भी काम आप चालू कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने घर का ही काम कोई चालू कर रहे हैं, घर बनवाना चालू कर रहे हैं, तो पहले से ही आप इसको प्रबंधन कर लेंगे। भाई हम घर बनवा रहे हैं, इतनी हमारी ईंट लगेगी, इतना रेत लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा। उसके बाद में अब घर बन गया, तो यहां पर ये नहीं घर बन गया तो काम खत्म, प्रबंधन करना खत्म नहीं। फिर आप अगला प्रबंधन क्या करेंगे कि भाई घर तो बन गया, अब इसका प्लास्टर करवाना है। प्लास्टर करवाने में हम ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर भी काम नहीं रुकेगा, ये प्रबंधन तो चल रहा है। ये प्रबंधन जैसे ही प्लास्टर आपका हो गया, उसके बाद घर बनकर तैयार हो गया, अब आप अगला प्रबंधन किसके लिए करेंगे कि भाई इस पर पुट्टी करवाना, इस पर पेंट करवाना। इसी तरह से प्रबंधन चलता रहता है। प्रबंधन कभी भी खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता। और सही मैनेजमेंट आपको सही दिशा की ओर ले जाता है, यानी निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, तो प्रबंधन कोई एक बार की किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संगठन के बने रहने तक लगातार चलती रहती है। यानी आपने घर बनाना शुरू किया, यानी आपने एक संगठन बनाना चालू कर दिया है, और वो संगठन जब तक रहेगा, जब तक आपका वो घर रहेगा मेरे भाई, उसमें कुछ ना कुछ काम आप करते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रबंधन आप करते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ें। ये देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कार्यों का सही क्रम क्या है। अब ये पूरा क्रम वगैरह हमने जो है पीडीएफ नोट्स में दे रखा थ्योरी में। जो थ्योरी पढ़ के आया होगा वो तुरंत बता देगा कि क्या क्रम जो है हेनरी फेयोल महोदय ने बताया है। देखिए, तो ये 4 ऑप्शन है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, हम आपको आंसर की ओर लेकर के चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हेनरी फेयोल महोदय ने कहा कि पहले भैया पूर्वानुमान कीजिए, पहले ये पूर्वानुमान तो लगाइए कि कितना खर्चा आने वाला है। हम तो ये मानते हैं भाई एक बिस्कुट की कंपनी खोलने वाले हैं, पार्ले जी बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हम पूर्वानुमान लगाएंगे, पार्ले जी की अगर फैक्ट्री खोलेंगे, हमको गेहूं लगेगा, ये चीज़ लगेगी, ये मशीन लगेगी। एक पूर्वानुमान लगा लिया भैया फैक्ट्री खोलने में 5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। तो हमने क्या किया, पहले पूर्वानुमान लगाया, उसके बाद में फिर हम योजना बनाएंगे। 5 लाख रुपए हमने लिया है, इसको खर्च कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो योजना बना ली, फिर एक संगठन तैयार करेंगे। भाई अकेले तो थोड़ी आप जो है बिस्कुट बनाने लगेंगे, एक संगठन आप बनाएंगे, 5-6 लोगों को हायर करेंगे, या फिर अपने जो नाते रिश्तेदार होंगे उनको हायर करेंगे, ठीक है। फिर उनको निर्देश देंगे कि भाई इस तरह से इस काम को ऐसे ऐसे करना है, तो हमारा बिस्कुट फैक्ट्री चलने लगेगी। फिर उसका समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है ना, कि इस व्यक्ति को इस काम पर लगाना, इस व्यक्ति को इस काम पर लगाना। ये वाला व्यक्ति माल को बनने के बाद में जो है उद्योगों तक ले जाएगा, फिर वो उसको जो है आगे ट्रांसफर करेगा। तो आप क्या करेंगे, समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे कि एक दूसरे से कैसे आपको बात करना है, कैसे आपको पूरा संचार करना है। उसके बाद में नियंत्रण रहेगा, नियंत्रण अपने हाथ में ही रखेंगे आप। क्यों, सारी चीजों का नियंत्रण जो है जो मालिक होता है उसके हाथ में होता है। तो ये आपका लास्ट वाला पोर्शन होता है नियंत्रण, ठीक है। तो ये हेनरी फेयोल के महोदय प्रबंधन के कार्यों का सही क्रम ये होता है। इस आधार पर अगर आप काम करते हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, इस आधार पर करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 5 रूप बताए हैं, व्यापक रूप से 6 हैं, वैसे 5 बताए गए हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण अंग बताए गए जिनमें पूर्वानुमान से लेकर के नियंत्रण तक शामिल है, जो हमने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। अब ये संगठनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं और सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं, ये पूरा हमने थ्योरी में बता रखा है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्य में कौन सी चीज शामिल नहीं है। बताइए, जीवित रहना, लाभ, वृद्धि, समाज कल्याण, क्या शामिल नहीं है मेरे भाई। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि समाज कल्याण जो है वो संगठन में नहीं आएगा, वो सामाजिक जो है उसमें आ जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर हो जाएगा। तो सर ये वाला किस में आएगा, ये वाला आपका आ जाएगा सामाजिक उद्देश्य में। देखिए, जीवित रहना, लाभ और वृद्धि प्रबंधन के आर्थिक या संगठनात्मक उद्देश्य हैं। भाई अगर आप जीवित रह रहे हैं तो आप लाभ लेंगे, लाभ लेंगे तो वृद्धि भी होगी, तो ये प्रबंधन का आर्थिक होता है, पैसे से संबंधित है। लेकिन जो समाज कल्याण है ये एक सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं प्रबंधन के, जो हमने आपको बता रखे हैं थ्योरी में, ठीक है। तो इसमें जो आपका समाज कल्याण है वो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे हर जगह, ठीक है। पूरा डिटेल में समझा करके चल रहा है, इसलिए टाइम लगेगा, 1 घंटे से ऊपर की क्लास होगी। लेकिन चैप्टर 1 जो है सामान्य धन का परिचय, वो एकदम आपका क्लियर कट हो जाएगा। अगर 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते ही जानते हो आप, तो ये 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे,
ठीक है मेरे भाई। चलो, प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि उसे सबसे अच्छे ढंग से कैसे करते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बताइए किसने ये बात कही है? फेयोल ने, टेलर ने, ड्रकर ने या गुलिक ने? किसने कहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F.W. टेलर महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, हाँ ये ध्यान रखना है, इनको वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। F.W. टेलर को भाई इनका नाम ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, F.W. टेलर ने कार्य की गुणवत्ता और सबसे अच्छे तरीके पर ज्यादा जोर जो है इनके द्वारा दिया गया है। चलिए 8 नंबर देखिए, ये फैक्ट वाले प्रश्न है, डायरेक्ट है। प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, कितने लेवल पर प्रबंधन किया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5? सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 लेवल पर प्रबंधन किया जाता है। कौन कौन सा, आइए यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए, प्रबंधन के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। एक तो होता है उच्च स्तर यानी कि टॉप लेवल, दूसरा होता है मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेवल, और तीसरा निम्न या फिर पर्यवेक्षी स्तर होता है यानी लोअर लेवल होता है। अब ये कंपनी की बात कर रहे हैं भाई, कोई की भी कंपनी है, जैसे मेरी ही कंपनी है सक्सेस जंक्शन। ठीक है, इसमें 3 लेवल होंगे। एक तो हाई लेवल होगा जिस पर हम स्वयं बैठे हैं, मान लीजिए एमडी डायरेक्टर, तो हम खुद हो गए। ठीक है, एक आपका मिडिल वाला होगा। मिडिल वाला क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन करेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब कोई अगर नोट्स ले रहा है उसको नोट्स प्रोवाइड करना या फिर चीजों को बनाना, ये सारी चीज कौन करेगा? ये मिडिल लेवल वाला करेगा। एक होगा लो लेवल यानी कि सबसे नीचे। सबसे नीचे वाले का क्या काम होगा? उसको पीडीएफ तैयार करना होगा, पीडीएफ तैयार करके हमको प्रोवाइड कराएगा और फिर हम पढ़ाएंगे। तो 3 स्तर पर जो है प्रबंधन होता है। समझ में आ गया? अब तो बिल्कुल समझ में आ गया सर अब तो समझ में आ गया बिल्कुल, है ना। आपने अपने स्तर पर बता दिया तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। ठीक है, तो देखो प्रबंधन में यही सिस्टम रहेगा। प्रबंधन में आपको जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कठिन लगेगी, लेकिन उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। और जिसने प्रबंधन पर कंट्रोल कर लिया वही यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा मेरे भाई। मैनेजमेंट पर जिसने कंट्रोल कर लिया, अभी हमने कल ही आपको बताया था कि मैनेजमेंट के 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कल जो हमने पीआईक्यू कराए थे दिखाया था आपको कि 130 से लेकर के 151 तक जो है ये एक तरफ से प्रबंधन के क्वेश्चन दिए गए थे जो हमने कल आपको करवाए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 9, सीईओ, एमडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो भाई ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, सीईओ होगा, एमडी होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ये सबसे ऊपर बैठेंगे। तो निम्न स्तर के, मध्य स्तर के, उच्च स्तर के या फिर प्लेटफॉर्म एरिया के? प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हाई लेवल यानी टॉप लेवल के होंगे भाई। सीईओ, एमडी ये लोग जो होंगे वो कहाँ होंगे? किसी भी कंपनी के टॉप लेवल पर बैठे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो पद है वो संगठन के सबसे ऊपरी हिस्से में होते हैं और नीतियों और रणनीतियों को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो इनकी होती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है, विभागीय प्रबंधक जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, ये किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? यानी जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं और जो एचआर वगैरह होते हैं वो कौन से लेवल पर आएंगे पूछ रहे हैं। हाई लेवल पर, मध्यम पर, टॉप लेवल पर या फिर लो लेवल पर? कौन से लेवल पर आएंगे? तो ये जो आपके एचआर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, ये मध्य स्तर होते हैं यानी कि ये मिडिल लेवल पर आते हैं। ठीक है ना, तो मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च स्तरदारी जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं उनको लागू करवाने का काम होता है। देखो नीतियां कौन बनाएगा? नीतियां टॉप लेवल वाले ही बनाएंगे। ठीक है, अब उनको लागू करवाने का काम कौन करेगा? तो जो मिडिल लेवल के होते हैं वो उनको लागू करवाएंगे, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर हो गए और एचआर मैनेजर हो गए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11, सुपरवाइजर जो पर्यवेक्षक होते हैं और जो फोरमैन प्रबंधक होते हैं ये कौन से स्तर पर आते हैं? सुपरवाइजर आपने सुना होगा भाई, महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी निकलती है। ये पर्यवेक्षक होते हैं, ये जाकर के देखते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कौन से लेवल पर आते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आएंगे परिचालन लेवल पर। ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लो लेवल भी कहते हैं, यानी परिचालन स्तर पर और निम्न लेवल पर आते हैं। ये कौन? जो सुपरवाइजर होते हैं। आप कहोगे सर तो मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? मजदूर लोगों के लिए भी आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुपरवाइजर सबसे निचला स्तर होता है जो सीधे मजदूरों के संपर्क में रहता है और काम की निगरानी करता है। तो सुपरवाइजर का काम यही है कि भाई आप जाकर के देखो कि मजदूर लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर उनको आप डायरेक्शन दो। तो ये डायरेक्शन देने का काम कौन से लेवल पर होता है? लो लेवल पर होता है, सबसे नीचे लेवल पर होता है। अब बारी आएगी मजदूरों की। तो देखिए जो वास्तविक कार्य करने वाले मजदूर होते हैं यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, प्रबंधन के किस स्तर में शामिल होते हैं? यानी ये लोग कौन से लेवल पर आते हैं? निम्न लेवल पर, मध्य लेवल पर, उच्च स्तर पर, किसी भी स्तर में नहीं। तो भाई जो मजदूर होते हैं ना वो किसी भी स्तर में नहीं आते हैं, उनके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म एरिया बना दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में यही कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मजदूर है तो ये सबसे नीचे आ जाएगा, तुम लो लेवल लगा करके चले जाओगे। नहीं भैया, ये महिला सुपरवाइजर में प्रबंधन जब पूछा गया था तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, लोग इसको गलत करके आए थे। लगभग 90% लोगों ने गलत किया था, लो लेवल लगाया था। लेकिन ध्यान रखना, मजदूर जो वर्कर होते हैं वो किसी भी लेवल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मजदूर या श्रमिक प्रबंधन का हिस्सा नहीं होते, वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि प्रबंधन जो मजदूर होते हैं वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। आज कोई मजदूर काम करने आ गया, कल कोई और आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं। वे जिस स्थान पर काम करते हैं उसे प्लेटफॉर्म एरिया कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मजदूरों के लिए जो काम करने वाला स्थान होता है उसे हम प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। ये आगे पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे बढ़े, चलिए
नंबर 13, नीतियों और रणनीतियों का निर्माण करना किसका मुख्य कार्य होता है? कौन ये काम करता है किसी भी कंपनी के लिए? नीतियां और रणनीतियां तय करने का काम कौन करेगा बताओ? उच्च स्तर के द्वारा होगा, मध्य स्तर पर होगा, पर्यवेक्षक करेगा या फिर मजदूर करेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। लंबी अवधि के लक्ष्य और नीतियां बनाने की जिम्मेदारी हमेशा टॉप लेवल की होती है। जो टॉप पर बैठे हुए सीईओ एमडी होते हैं, ये किसी भी कंपनी के लिए लंबे स्तर पर चलने वाली नीतियों को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। आगे बढ़े, पीआईक्यू है ये पीआईक्यू है, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला, प्रबंधन को नरम विज्ञान, सॉफ्ट साइंस या फिर अपूर्ण विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्यों इसको हम अपूर्ण विज्ञान, सॉफ्ट साइंस कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह मानवीय व्यवहार पर आधारित है, क्योंकि यह केवल भविष्य की बात करता है, या क्योंकि यह बहुत महंगा है? किस लिए हम इसको सॉफ्ट साइंस कहते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह मानवीय व्यवहार पर आधारित है। भाई मैनेजमेंट जो होता है, मानव लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं। मान लीजिए आज 10 लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता बहुत अच्छी है, तो 10 लोगों के हिसाब से हम मैनेजमेंट बनाएंगे। मान लीजिए ये 10 लोग कहीं पर चले गए छोड़ करके, जैसा आजकल बहुत हो रहा है, आपने बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट देखे होंगे, अभी बहुत चल रहा है, अब नाम हम किसी का नहीं लेना चाहेंगे। यहाँ के टीचर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के टीचर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के टीचर वहाँ चले गए, तो पूरा उनका सिस्टम ही खत्म हो गया, पूरी कंपनी ही खत्म हो गई। ये आजकल बहुत चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से परिचय होंगे, है ना, परिचित होंगे इन सारी चीज़ों से। तो भाई इसी को हम प्रबंधन को हम नरम विज्ञान कहते हैं। अगर ये कठिन विज्ञान, कठोर विज्ञान होता तो फिर इसमें क्या होता? इसमें ये होता कि भाई आपने अगर पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है तो भाई एक बॉन्ड साइन करवा लेते कि भाई साहब तुमको 2 साल से पहले जाने नहीं देंगे। ठीक है, बॉन्ड साइन करवा लेते, उस हिसाब से मैनेजमेंट करते। लेकिन मेरे भाई ये कोई करवा नहीं सकता है। ठीक है ना, जिसको जहां अच्छा लगेगा वहां चला जाता है। इसलिए हमने किसी को जिम्मेदारी नहीं दी, सारे सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि खुद के ही विशेषज्ञ हैं, अपन किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं देते हैं। पता चला हमने एक सर को जिम्मेदारी दे दी, उनने 2 क्लास ली और फिर चले गए, लो भैया अब शुक्ला सर घूम रहा है, कोई टीचर मिल जाए ना। भैया अपन तो खुद में ही एक्सपर्ट हैं। ठीक है ना, अपने न जाने कितने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। अब ये अलग बात है कि हम दूसरों की तरह अपना फोटो नहीं लगा देते हैं। लो भैया ये वाला एग्जाम मेंस का हमारा रिजल्ट देख लो, ये हमारा प्री का रिजल्ट देख लो, है ना, ये यूपीएससी का रिजल्ट देख लो। ये अपन से नहीं होता। ठीक है ना, ये रेलवे का रिजल्ट देख लो, ये अपन नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर अपना रिजल्ट लगा देंगे, लो देखो भैया हमने ये कर रखा। अरे कर रखा तो कहाँ है, पढ़ा रहे हो भाई, जाओ जॉब करो। ठीक है ना, नहीं कर रहे हो तो पढ़ाओ, क्या उसको दिखा रहे हो? ठीक है, तो ये अपना काम नहीं है ना। उसी को दिखा करके 299 में बैच बेचते हैं। ठीक है, 299 में मेरे भाई। ठीक है, ये बैच जो है 299 में अपने ऐप पर बेच रहे हैं, और ऐप के नीचे जा करके देखोगे ना तो भाई साहब ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं स्टूडेंट लोगों ने, जिन लोगों ने उनके ऐप को परचेज किया या जिन लोगों ने कोर्स को परचेज किया है, कि यही सारा फर्जीवाड़ा कर रखा है। पूरी वही बार बार PDF वही दे रहा है, किसी में तो केवल जो है थंबनेल लगा रखा है, कुछ PDF नहीं डली है, 299 बर्बाद चले गए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी ऐप पर जाने से पहले, किसी भी ऐप से कुछ डाउनलोड करने से पहले, पैसा खर्च करने से पहले एक बार वहाँ पर जो है उनका रिव्यू देख लिया करो। किसी भी ऐप का सी मोर करोगे, सी मोर के बाद में नीचे रिव्यू सेक्शन खुल जाता है, और इसको ऐप का मालिक एडिट नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसको इसलिए बनाया गया है, इसको ऐप का मालिक एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर जा करके देखो कि वहाँ पर जिन लोगों ने परचेज किया उनके नोट्स को या उनके बैचेस को वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में किसी भी स्तर पर पहुँचा करो, है ना। चलिए फिलहाल क्या हो गया, क्योंकि यह मानवीय व्यवहार पर आधारित है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया, आप आराम से इसको देख लेना। ठीक है, देखो समझा देते हैं। भौतिकी या रसायन विज्ञान के विपरीत प्रबंधन इंसानों पर लागू होता है। भाई फिजिक्स होगी या केमिस्ट्री होगी वो अलग चीज़ होती है, ठीक है ना, लेकिन जो प्रबंधन है वो सीधे सीधे इंसानों पर लागू होता है, जिसका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। भाई उनको ज़्यादा पैसा मिला वो वहाँ चले गए, वहाँ से ज़्यादा मिलेगा कहीं और चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये 100% सटीक नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नरम विज्ञान, सॉफ्ट साइंस कहते हैं। चलो 15 नंबर देखो, 15 नंबर है प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया, PYQ है। बताइए, ये कहा गया कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। ये कथन है, क्या है? सही है, असत्य है, केवल कला है या केवल विज्ञान है? कौन है भैया? तो सही आंसर हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रबंधन कला भी है और प्रबंधन विज्ञान भी है। कैसे है वो आइए देखते हैं। प्रबंधन विज्ञान है क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं। भाई 14 सिद्धांत जो है किसी और ने दिए हैं, है ना, 6 सिद्धांत किसी और ने, सब ने अपने अपने सिद्धांत दे रखे हैं। यानी कि ये बात तो कन्फर्म है, जहां पर भी सिद्धांत होता है वहां पर विज्ञान शब्द आता है, तो प्रबंधन तो विज्ञान भी है। और ये कला है क्यों? क्योंकि उन सिद्धांतों को लागू करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। भाई कोई अलग तरीके से उसको लागू कर रहा है, कोई अलग अपने क्रिएटिव माइंड से काम कर रहा है, कोई अलग क्रिएटिव माइंड से काम कर रहा है ना। तो ये कला भी है और विज्ञान भी है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है मेरे भाई। 16 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं कुंज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंधन के कितने मुख्य कार्य होते हैं? बताइए प्रबंधन के मुख्य कार्य कितने हैं, किसके अनुसार? कुंज और ओडोनेल के अनुसार। कौन कौन कल पढ़ के आया, जो हमने आपको नोट्स दिए थे? जो पढ़ करके आया होगा वो तुरंत आंसर बता देगा कि सर इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुंज और
ओडोनेल ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, ये 5 कार्य जो है बताए गए हैं कुंज और ओडोनेल महोदय के द्वारा। 17 नंबर देखिए, प्रबंधन का सबसे पहला और बुनियादी कार्य क्या होता है? बेसिक क्या होता है प्रबंधन का? मैनेजमेंट का बेसिक क्या होता है ये बता दो मेरे भाई। ठीक है, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। संगठन, नियंत्रण, नियोजन, नियुक्तिकरण। क्या होता है बेसिक? सही आंसर हो जाएगा नियोजन। प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कोई भी संगठन काम नहीं कर सकता मेरे भाई, कोई भी नियंत्रण काम नहीं कर सकता, कोई भी नियुक्तिकरण काम नहीं करेगा जब तक आप सही से प्लानिंग नहीं करेंगे। तो प्लानिंग ही बेसिक होता है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी प्रबंधन का। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले उसके बारे में सोचना, योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है, और यही क्या होता है? सबसे पहला कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, 18 नंबर देखते हैं। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, ये क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाएगा? नियोजन, नियुक्तिकरण, संगठन या फिर कंट्रोलिंग? क्या कहलाएगा भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियुक्तिकरण या फिर स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है ना, यही तो होता है भाई। ईएसबी ने जो है वैकेंसी निकाली है ना, ईएसबी ने वैकेंसी निकाली है, आप सब लोग फॉर्म भरोगे, आप सब लोग अप्लाई करोगे, आप सब लोग एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद जो एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उनका सिलेक्शन होगा। तो ये क्या हुआ? सही काम के लिए ईएसबी ने सही व्यक्ति को चुन करके जो है अपने जिन लोगों ने वैकेंसी मांगी है उनको उठा करके दे दिया। यही क्या कहलाता है? यह नियुक्तिकरण या फिर स्टाफिंग कहलाता है। कहते हैं भाई उसको नियुक्ति मिल गई है। नियुक्ति कब मिलती है? जब आप सही कार्य के लिए सही व्यक्ति हो, तभी आपको नियुक्ति मिलेगी, है ना। यही आपको करना है, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति बनना है। फिलहाल आपका कार्य क्या है? फिलहाल आपका कार्य है तैयारी करना। ठीक है, इसी के लिए आप पूरी तरह समर्पित हो जाइए। नियुक्ति तो आपको, स्टाफिंग तो अपने आप ही मिल जाएगी। ये तो प्रबंधन खुद कह रहा है, सही काम के लिए अगर सही तरीके से अगर मेहनत कर रहे हो तो भाई नियुक्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी, है ना। तो स्टाफिंग का मुख्य उद्देश्य संगठन के पदों को योग्य व्यक्तियों से भरना है। इसमें भर्ती हो गया, चयन हो गया और प्रशिक्षण जो है वो इसमें शामिल रहता है। आगे बढ़े, 19 नंबर देखिए, लूथर गुलिक द्वारा दिया गया प्रबंधन का सूत्र क्या? बताइए, लूथर गुलिक ने प्रबंधन का कौन सा सूत्र दिया है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक ने जो है POSDCORB दिया है। ठीक है, कैसे? यहां पर देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अलग अलग है इसीलिए PCOS करके पढ़ रहे हैं, नहीं इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, पोस्ट डॉक कुछ भी पढ़ लो, ठीक है ना, लेकिन सबका अलग अलग अर्थ है। क्या अर्थ है वो देखिए। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लानिंग, P से प्लानिंग हो जाएगा, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टफिंग हो जाएगा, D से डायरेक्टिंग हो जाएगा, CO से कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, R से रिपोर्टिंग हो जाएगा और B से बजटिंग हो जाएगा। ठीक है ना, सबका अलग अलग अर्थ है। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई, B का अर्थ क्या है बताओ, CO का अर्थ क्या है बताओ, PO का अर्थ क्या है बताओ, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरे जो है इसके फुल फॉर्म होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है वो ये रहा आपके सामने। देखिए, पूछा गया था प्रीवियस ईयर में MP पटवारी में कि भैया इस सूत्र में CO का क्या अर्थ होता है? कंपनी, कोऑर्डिनेशन, निर्देशन या फिर नियंत्रण? क्या होता है मेरे भाई CO का अर्थ? अभी बताया ऊपर आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, समन्वय कहते हैं। CO को समन्वय के लिए दर्शाया जाता है। CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि जो विभिन्न गतिविधियों के बीच में तालमेल बिठाता है। शुरू में ही आपको बताया था भाई, मजदूरों के और सुपरवाइजर के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा तो ही सही से काम चल पाएगा। पता चला सुपरवाइजर इसको डांट रहा है, डांटेगा तो मजदूर गुस्सा हो गए, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, फिर मजदूर ढूंढते फिरोगे। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है, किसे प्रबंधन का सार कहते हैं भाई? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? नियोजन को, समन्वय को, संगठन को, नियंत्रण को? सही आंसर समन्वय ही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तुम्हारा सारा प्रबंधन धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। आपने सारी बेसिक जानकारी ले ली, सारी चीजें आपने प्लानिंग सब कुछ कर ली। अब प्लानिंग करने के बाद में मेरे भाई, जब मजदूरों के और मालिक के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर आपने बेटा मूवी देखी होगी, है ना, उसमें यही तो होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, फिर वो लोग जो हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल करते हैं तो नुकसान होता है। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने आप को मालिक नहीं मानना चाहिए। अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं तो अपने आप को उनका दोस्त बनाना चाहिए। अगर आप कोऑर्डिनेशन अच्छा कर लोगे तो आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी। कोऑर्डिनेशन खराब रहा, तुमने कहा मैं तो मालिक हूं, किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूं, तो ये कंपनी मुश्किल से 2 से 2.5 साल ही चलती, फिर नहीं चल पाती, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। प्रबंधन का सार क्या है? कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। समन्वय प्रबंधन का कोई अलग से कार्य नहीं है, बल्कि यह कार्य नियोजन के नियंत्रण तक में धागे की तरह पिरोया जाता है। नियोजन से लेकर के नियंत्रण तक जो होता है, सब में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, एक समन्वय बनाना पड़ता है, तभी जो है प्रबंधन सही से चल पाता है। चले 22 नंबर पर। 22 नंबर है समन्वय। कोऑर्डिनेशन कैसा कार्य है बताइए? समन्वय कैसा कार्य है? स्वैच्छिक कार्य है, जानबूझकर किया गया कार्य है, केवल कभी कभी होने वाला कार्य, या फिर अनावश्यक कार्य, अननेसेसरी? बताइए कैसा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानबूझकर किया गया, यानी कि डेलिब्रेट है। तुमको जानबूझकर ये काम करना पड़ेगा, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा अगर आपको अपनी कंपनी चलानी है तो, है ना। समन्वय नहीं हुआ तो खेला खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अभी आपको समझाई दिया है। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर है, नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण डैश देखना है। नियोजन क्या होता है? नियोजन हम जानते हैं, नियोजन का अर्थ होता है आगे देखना, प्लानिंग करना। आगे के लिए ही तो आप प्लानिंग करते हो, जो बीत गया क्या उसका
प्लानिंग करोगे क्या? उस पर उसका कोई प्लानिंग नहीं हो पाया, वो तो गया भैया। आगे के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो ये तो आपको बता दिया है। नियोजन क्या होता है? आगे देखना होता है। जबकि नियंत्रण क्या होता है? ये आपको बताना है। आगे देखना, पीछे देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना। भाई बताओ क्या होता है नियंत्रण? नियंत्रण होता है ऑप्शन नंबर बी, पीछे देखना, बैकवर्ड देखना। नियंत्रण का अर्थ क्या होता है? पहले हमने जो गलतियां कर दी हैं, आगे वो गलतियां नहीं करें, उस पर ही तो हम नियंत्रण करते हैं। क्या आगे आने वाली चीजों का आप नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो पीछे जो है, पीछे से संबंधित आगे कोई काम हो रहा है, उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे, ईएसबी के बहुत सारे लोग होंगे, है ना। अब आप क्या करोगे? आप नियंत्रण कैसे कर सकते हो? प्रीवियस में आपने जो भी गलतियां की हैं, मान लीजिए आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए थे, मान लीजिए आपने एमसीक्यू नहीं लगाए थे, केवल थ्योरी पढ़ रखी थी, तो अब आगे आपको वो गलती नहीं करनी है ना। तो पिछली गलतियों से सीख करके आगे जो सुधार करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। आगे समझ में? सीधे सीधे सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बिल्कुल भी फंसना नहीं है लैंग्वेज में, है ना। इसीलिए आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बैकवर्ड देखता है। नियंत्रण क्या करता है? बैकवर्ड देखता है, पुरानी चीजों से सीख लेकर के आगे के लिए नियोजन करता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। चलो प्रश्न नंबर 24, प्रबंधन किस प्रकार की शक्ति, कैसी शक्ति है प्रबंधन? ये बता दो आप। दृश्य शक्ति है, अमूर्त शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। ये प्रबंधन जो है एक अमूर्त शक्ति है, ठीक है। इनटेंजिबल फोर्स होता है। देखिए, प्रबंधन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सामने नहीं है प्रबंधन, है ना, कि उसको छू लो, पकड़ लो, है ना। ये केवल संगठन की सफलता या व्यवस्था को देख करके इसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। भाई किसी की अगर कोई कंपनी है, अगर वो फ्लॉप चल रही है, ठीक है, फ्लॉप चल रही, तो इसी को देख करके तुम अंदाजा लगा लोगे कि प्रबंधन इनका कैसा है। भाई मैनेजमेंट ही गड़बड़ है, कहते नहीं, अरे यार तुम वहां पर जम नहीं पाए, क्यों? तुम्हारा मैनेजमेंट सही नहीं था, है ना। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, है ना। आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाए? भाई तुम्हारा मैनेजमेंट सही नहीं था, है ना। तुमने शुक्ला सर के नोट्स लेकर के तैयारी नहीं की थी, तुमने उनके पीवाईक्यू नहीं लगाए थे, तुमने एमसीक्यू से प्रैक्टिस नहीं की थी। क्या हुआ भैया? मैनेजमेंट सही नहीं था, है ना। तो मैनेजमेंट ही दर्शाता है कि आप सक्सेस जा रहे हैं या फिर लो लेवल पर जा रहे हैं। तो वही वो पूछ रहे हैं, भाई प्रबंधन किस प्रकार की शक्ति? एक अमूर्त शक्ति, इसको देखा नहीं जा सकता, ये रिजल्ट पर डिपेंड करती है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो सामने वाला कहेगा भाई साहब उसने अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की थी, है ना, और तुम्हारा रिजल्ट खराब आ गया, है ना, तुमने कितनी पढ़ाई कर रखी हो, तो सामने वाला कहेगा अरे भैया घूमते रहते थे वहीं गली में, तो हमको रोज दिख जाते थे, ठीक है ना। ऐसा किसके किसके साथ में हुआ है? बहुत सारे लोग साथ में हुआ होगा जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, है ना, कि बगल वाला पड़ोसी कह रहा है भैया अरे घूमते रहते थे, कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, और वहीं किसी का सिलेक्शन हो गया, अरे भाई साहब अगरबत्ती की रोशनी जला करके 5 अगरबत्ती लगा करके पढ़ता था, उससे जो रोशनी होती थी उससे पढ़ता था, है ना। गांव वाले व्यक्ति कहें भाई साहब वो तो जुगनू की रोशनी में पढ़ता था, इतना उसके पास पैसा नहीं था कि वो लाइट ले आ सके, बोतल में जुगनू बंद कर लिए थे, उसकी जो रोशनी होती उससे पढ़ता था। ऐसा होता है, ठीक है भाई। तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा तुम्हारी तैयारी का, ठीक है ना। तो सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ाते चलिए, ठीक है। लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो भाई आपको हम बढ़िया से आपको सफलता के लिए कह सकते हैं मोटिवेशन भी देते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो जुड़े रहना। अब इसी बात पर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो, और जो हमारा ग्रुप है उसमें ज्वाइन करने के बाद में आपको बाकायदा बताया जाएगा, गाइडेंस भी दिया जाएगा किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तीनों ग्रुप बना दिए हमने। एमपी पुलिस का जो है वो रक्षक बैच बन गया है, ठीक है। एमपी एसआई का आज सितारे बैच बन जाएगा, और आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का भी बैच हमने दिखाई दिया है, ठीक है ना। ये तीनों बैच बन चुके हैं, ये आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। चलो 25 नंबर, एक कंपनी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार दिया है, बताइए प्रबंधन का ये कौन सा उद्देश्य है? भाई संगठनात्मक है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, आर्थिक है। आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, यानी वो लोग कमजोर थे, तो इन्होंने क्या किया? सामाजिक कार्य किया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक उद्देश्य हो जाएगा। रोजगार पैदा करना, पर्यावरण बचाना, अच्छी गुणवत्ता देना प्रबंधन के सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत आता है। ये थ्योरी में दिया गया है, ठीक है। ये सामाजिक दायित्व क्या होते हैं, वहां पर ये सारी चीजें दी गई हैं। आगे बढ़े, चलो 26 नंबर देखो। 26 नंबर में निर्देशन यानी डायरेक्टिंग के कितने मुख्य तत्व होते हैं? कितने तत्व होते हैं डायरेक्टिंग के? 2, 3, 4, 5। सही आंसर आपका हो जाएगा 4 तत्व होते हैं डायरेक्टिंग के, ठीक है। कौन कौन से देख लो भाई। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, ठीक है, फिर संचार, कम्युनिकेशन, नेतृत्व, लीडरशिप, और अभिप्रेरण, मोटिवेशन। ये 4 चीजें जहां पर होंगी मेरे भाई, वहां पर सही तरह से डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर कोई डायरेक्शन देने वाला है उसमें ये 4 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस दिशा में तैयारी कीजिए, तो हमारे अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए, यानी सुपरविजन यानी कि हमने पहले इसकी तैयारी की हो, एग्जाम दिया हो, उस हिसाब से हम आपको आगे डायरेक्शन दे रहे हैं। संचार, हम आपको सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कहां पर? इस वीडियो के माध्यम से आपको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। लीडरशिप, हम आपके लिए लीडरशिप का काम कर रहे हैं, एक मतलब जो हम आपको बता रहे हैं आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, और मोटिवेट भी हम आपको करते ही रहते हैं, वो तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, एक डायरेक्टिंग के ये मुख्य तत्व होते हैं। कितने तत्व? 4 तत्व होते हैं। 27 नंबर देखिए,
प्रबंधन के लिए किस कार्य के तहत अधिकार और जिम्मेदारी का बंटवारा किया जाता है? बताइए, अधिकार और जिम्मेदारी का बंटवारा कौन से कार्य के तहत होगा? नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, नियंत्रण, किसके अंतर्गत होगा? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगठन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है अधिकार और जिम्मेदारी का बंटवारा किया जाता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन ही तो बनती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद में कहते हैं भाई तुम सीईओ एमडी हो, तुम ऊपर का देखो, इधर बोलते हैं भाई तुम मिडिल वाला देखो, तुम लो लेवल वाला देखो। तो जब संगठन ही नहीं होगा तो किसको जिम्मेदारी दोगे? तो संगठन का होना आवश्यक है किसी को अधिकार और जिम्मेदारी देने के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलो अगला 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रबंधन के किस उद्देश्य का हिस्सा होता है? बताइए किस उद्देश्य का हिस्सा है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए, हम आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत और कर्मचारी उद्देश्य होता है प्रशिक्षण और विकास। ठीक है, कर्मचारियों के कौशल को बढ़ावा देना, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना, उनके प्रबंधन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, यानी कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो है उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 29 नंबर देखिए, भारत में प्रबंधन के लिए कौन सी प्रमुख संस्था? बताइए, मैनेजमेंट के लिए कौन सी प्रमुख संस्था बनाई गई? आईएमए, एआईएमए, एमबीए या फिर सेबी? कौन बना भैया? तो नाम से ही आपको देखने में आ रहा होगा एआईएमए। ठीक है, एमबीए मत कर देना भैया, है ना, एमबीए कर दो भैया, है ना। तो एआईएमए है। एआईएमए का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखना, ये एआईएमए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एआईएमए भारत का प्रबंधन पेशेवरों के लिए शीर्ष संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। इसके नीचे एमबीए आता है। ठीक है ना, कि भाई एमबीए कर लिया उनने, मैनेजमेंट से उन्होंने जो है मास्टर ऑफ कर रखा है, बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है ना, और अगर ऐसी किसी कंपनी से कर रखा है, किसी ऐसे ही स्कूल से कर रखा है, सॉरी कॉलेज से कर रखा है, तो भाई किस हिसाब का मैनेजमेंट करेंगे वो आप जानते हो। तो सबसे हाई लेवल की जो संस्था कौन सी है? एआईएम है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, फुल फॉर्म ध्यान रखना। आगे बढ़े, 30 नंबर देखिए, प्रबंधन एक विकसित होता हुआ पेशा है, यानी कि इमर्जिंग जो है प्रोफेशन क्यों है? बताइए क्यों है ऐसा भाई कि प्रबंधन जो है वो एक विकसित होता हुआ पेशा है? ये रहे 4 ऑप्शन, पढ़ लीजिए। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए भाई, अगर आप मैनेजर बन रहे हो ना, तो डिग्री, मैनेजर बनने के लिए डिग्री अभी कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। भाई आप किसी भी कंपनी में जाओ, ठीक है, तुम कह दो भाई हमारे पास में डिग्री है, अब तुम्हें हमें नौकरी देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास डिग्री है। तो भाई सामने वाला कहेगा अपनी डिग्री अपने पास में रखो। ठीक है, तुमको काम आता है कि नहीं, तुम ये बताओ। कोई भाई काम नहीं आता, डिग्री है हमारे पास में, तो कहेगा तो तुम निकल लो। यानी तुम, ये कानूनी अधिकार अनिवार्य नहीं है, कानूनी रूप से तुम्हारे पास डिग्री है तो तुमको मैनेजर बना ही दिया जाएगा। काम मायने रखता है, डिग्री उतनी मायने नहीं रखती। ठीक है, अगर काम नहीं आता तो डिग्री लेकर के बहुत सारे लोग बीटेक करे हुए घूमते रहते हैं डिग्री लेकर के, अगर काम सही से नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं रहता उस चीज़ का, है ना। तो ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है कि हमारे पास में डिग्री है तो तुम नौकरी हमको देना ही पड़ेगा, ये कोई कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, 31 नंबर पर चलते हैं। देखिए, कह रहे हैं किसी व्यवसाय का सबसे पहला आर्थिक उद्देश्य क्या होता है? कोई भी आप व्यवसाय चालू कर रहे हैं, आर्थिक उद्देश्य क्या होगा आपका? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो पहला आर्थिक उद्देश्य होता है वो होता है जीवित रहना, सर्वाइवल। भाई कोई भी कंपनी आपने खोली है तो पहले सर्वाइवल तो करो भैया, कि बाद पहले आप जो है लाभ ही कमाने लगोगे। साफ साफ कहा जाता है, आप कोई भी बिजनेस खोलिए तो 1 साल तक ये सोचिए भाई हमने केवल वैसे ही खोल रखा है, अभी हम लाभ पर ध्यान नहीं देंगे। तभी आप देखते हैं कोई भी कंपनी कोई नया बिजनेस चालू करती है तो कहती भैया 70% ऑफ है भाई, आ जाओ ऑफ है। ठीक है, बहुत सारे ऐप बेचने वाले लोग होते कहते भैया और ऐप तो पूरा फ्री में ले जाओ, फ्री में ऐप ले जाओ, खाली कॉस्ट आप दे जाना, किसका? मैनेज करने का कॉस्ट दे जाना, है ना। तो जो भी नया व्यवसाय खोलता है मेरे भाई, तो पहला, अगर आर्थिक उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला आर्थिक उद्देश्य क्या होता है? जीवित रहना, सर्वाइवल। अगर आप ऑफर नहीं दोगे या आप जो है किसी को आकर्षित नहीं कर पाओगे कुछ दे करके, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना। तो पहला उद्देश्य क्या होता है? सर्वाइवल। ठीक है, देखिए, लाभ कमाने से भी पहले व्यवसाय का लक्ष्य बाजार की प्रतियोगिता में टिके रहना होता है। सामने वाला भैया एकदम सिंपल, मतलब कि कह रहे हैं कि कम पैसे में वही चीज़ दे रहा है, तुम उसको लाभ लेने के चक्कर में हाई लेवल पर बेच रहे हो तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, सीधी बात है ना। तो सर्वाइवल जरूरी रहता है, टिके रहना या कम से कम लागत निकालना ही सर्वाइवल कहलाता है। समझ गए सर्वाइवल क्या कहलाता है? बाजार में टिके रहना ही सर्वाइवल कहलाता है, और ये पहला आर्थिक उद्देश्य होता है। चलो 32 नंबर देखो भैया, 32 नंबर प्रबंधन का कौन सा कार्य वास्तव में कार्य शुरू करने से संबंधित? बताइए, यानी वास्तव में अगर आप एक्शन ले रहे हो तो वो कौन सा कार्य होगा जो कार्य शुरू करने से संबंधित होगा? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये 4 ही पूछे जाएंगे घुमा फिरा करके। तो यही अगर अच्छे से पढ़ लेते थ्योरी के द्वारा तो कितने भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन। डायरेक्टिंग जो है वो वास्तव में कार्य से संबंधित है। निर्देशन वह कार्य है जहां से वास्तव में काम शुरू होता है, क्योंकि इसमें मैनेजर कर्मचारियों को निर्देश देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। भाई मैनेजर कहता है तुमको ये वाला काम करना है, हाँ भाई रामू तुम ये काम कर लो, श्यामू तुम ये काम कर लो, राधे तुम ये काम कर लो। तो सबको काम बांटना यहाँ से शुरू होता है, वही क्या कहलाता है? वास्तव में कार्य तो वहीं से शुरू हो रहा है ना। तो अगर आपसे पूछे वास्तव में कार्य शुरू कहाँ से हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया निर्देशन, डायरेक्शन से वहां से कार्य शुरू होता है। ठीक है, चलो 33 नंबर पर चलते हैं। देखो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ये बहुत पूछा जाता है, लाल फीताशाही।
लाल फीता शाही रेड टेपिस में प्रबंधन की किस सीमा को दर्शाता है? बताता हूँ, बताइए किस सीमा को जो है दर्शाता है लाल फीता शाही? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। आइए आंसर की ओर चलें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लचीलेपन की कमी या फिर कहते हैं जड़ता। लचीलेपन की कमी जानते हो? लचीलेपन का अर्थ है कि समय के अनुसार ना ढल पाना। लाल फीता शाही क्या करती है? लाल फीता शाही का अर्थ है भाई राजाशाही, कि हमने जो कह दिया वही होगा, समय के अनुसार वो लोग ढलते नहीं है। यही काम कौन करते थे? अंग्रेज करते थे भाई। 3 कटिया पद्धति चालू की थी ना, 3 कटिया पद्धति, वहाँ बिहार के चंपारण में गांधी जी गए थे। अच्छे से पढ़ाएंगे, हिस्ट्री परेशान ना हो, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो रहा था भाई, वो राजशाही लाल फीताशाही कर रहे थे कि तुमको 3 कट्ठे पर भाई नील की खेती करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम्हारे यहाँ वो जमीन खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 कट्ठे पर तुमको नील की खेती करनी है। यही होती है लाल फीताशाही, ठीक है। जब नियम इतने कठोर हो जाते हैं कि काम में देरी होने लगती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाल फीताशाही कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर पर चलते हैं। प्रबंधन के कार्यों में रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये 2 शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? बताइए। हेनरी फेयोल ने जोड़े, लूथर गुलिक ने जोड़े, M.W. टेलर ने, या फिर मैरी पार्कर ने? किसने जोड़ दिए थे रिपोर्टिंग और बजटिंग? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लूथर गुलिक महोदय के द्वारा रिपोर्टिंग और बजटिंग शब्द को जोड़ा गया था। तो लूथर गुलिक ने अपने इस सूत्र में अंत में R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग को शामिल किया था। पहले ये RB लगा हुआ नहीं आता था, केवल POS DCO था। बाद में इन्होंने अपने इसमें जो है 2 शब्द और जोड़ दिए थे, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। दोनों को ध्यान रखना है, आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। 35 नंबर पर चलें, 35 समन्वय प्रबंधन के किस स्तर पर आवश्यक? बताइए। कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रबंधन के किस स्तर पर आवश्यक है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई सभी स्तरों पर। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लो लेवल पर ही जो है मजदूर और सुपरवाइजर के बीच में समन्वय आवश्यक है। समन्वय तो मेरे भाई हर एक के बीच में आवश्यक है। ऊपर CEO और MD हैं, 2 लोग हैं, इनके बीच में समन्वय नहीं होगा तो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। नीचे ऊपर CEO है, नीचे सुपरवाइजर है, इनके बीच में अगर समन्वय नहीं हुआ तो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। यानी हर स्तर पर, सभी स्तरों पर समन्वय, कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है, ठीक है। आप मित्र हैं, आपकी कोई मित्री होगी, अगर संबंध यहां पर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा तो कुछ ही दिनों में जो है सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर जगह कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, सभी स्तर पर कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 36 नंबर देखिए। प्रबंधन का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्यों है? बताइए। प्रबंधन एक सोशल साइंस क्यों है, पूछ रहे हैं आपसे। ये रहे 4 ऑप्शन, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए, अपन आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। भाई समाज के लोगों से जुड़े कोई भी चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान कहते हैं। आपने हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा, तो यही सिस्टम होता है वहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलें 37 नंबर पर। 37 नंबर है, संगठन की वृद्धि ग्रोथ को कैसे मापा जा सकता है? कैसे हम संगठन की वृद्धि यानी ग्रोथ को माप सकते हैं? भाई बिक्री बढ़ा देंगे, कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देंगे, नई शाखाएं खोल देंगे, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए कैसे हम संगठन की वृद्धि को माप सकते हैं? सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर संगठन की वृद्धि को तुमको मापना है तो भाई बिक्री, कर्मचारियों, शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी करना ही संगठन यानी ग्रोथ के सूचक होते हैं। भाई आज हमारा एक चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो हमने अलग से एक चैनल बना दिया MP पटवारी सक्सेस जंक्शन, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई पुलिस वालों को ज़्यादा लोड पड़ रहा है, हमने एक अलग से चैनल बना दिया MP पुलिस सक्सेस जंक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, उनको समन्वित करने के लिए हम अलग अलग शाखाएं खोलते चले जा रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि संगठन की ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है। तो संगठन की वृद्धि को कैसे मापते हैं? कितनी बिक्री हो रही है, कर्मचारी कितने बढ़ रहे हैं, शाखाओं की संख्या कितनी बढ़ रही है, यही दर्शाता है संगठन की ग्रोथ का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो मैनेजमेंट को लेकर के तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मैथ को लेकर भी टेंशन फ्री रहो, सारा करवा देंगे आपका, ठीक है। चलो 38 नंबर देखो, कह रहे हैं काम करने की जगह पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना, ये किसका कार्य होता है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए आराम से। सही आंसर आपका हो जाएगा बी लेवल का। जो निम्न या फिर पर्यवेक्षक प्रबंधक होते हैं, जो लोअर और सुपरवाइजर होते हैं, इनका काम होता है कि वहां पर सुरक्षा देना। भाई जो मजदूर काम करने आ रहे हैं, आपको उनको सुरक्षा देना है। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? जो लोअर लेवल पर सुपरवाइजर वगैरह होंगे, सुपरवाइजर मैनेजर होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न या फिर पर्यवेक्षक प्रबंधक जो होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। चले 39 नंबर देखिए, कह रहे हैं कौन सा कार्य मैनेजमेंट का सार है? कुंज ने इसे अलग कार्य मापने से इनकार किया था। बताइए इनमें से कौन सा है जिसे कुंज महोदय ने कहा भाई इसको अलग से नहीं मापेंगे, ठीक है ना, ये तो मैनेजमेंट का सार है। बताओ। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, वही 4 ऑप्शन है, निर्देशन, समन्वय, बजटिंग, नियुक्तिकरण। इसी को अच्छे से पढ़ लो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समन्वय। कोऑर्डिनेशन जो है यही तो मैनेजमेंट का सार होता है, ऊपर ही आपको बता कर आए हैं। कुंज महोदय ने कहा, कुंज और डोनेल ने स्पष्ट किया कि समन्वय कोई अलग से कार्य नहीं है, बल्कि सभी कार्यों का सार होता है, यानी ये कोऑर्डिनेशन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बताया है किसने? कुंज और ओ डोनेल महोदय ने। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर है भविष्य की अनिश्चितता।
भविष्य की अनिश्चितता प्रबंधन की एक डैश है। क्या है भैया? विशेषता है, लाभ है, सीमा है, प्रक्रिया है। क्या है भविष्य की अनिश्चितता प्रबंधन की किस एरिया में आती है? सही आंसर सीमा, ऑप्शन नंबर सी। तो भविष्य की अनिश्चितता जो है प्रबंधन की एक सीमा है। प्रबंधन भविष्य के अनुमानों पर टिका रहता है और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, तो जो प्रबंधन की एक बड़ी कमजोरी या फिर सीमा है। देखो, प्रबंधन आप करते हैं, मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भविष्य के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही एक लिमिट होती है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट भविष्य पर निर्धारित होता है। ये इसकी एक कमजोरी भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर भविष्य में आपने आज जो मैनेजमेंट किया है, कल को आप सफल नहीं हो पाए, तो ये आपका पूरा मैनेजमेंट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ठीक है। अभी बता ही रखा है वही अगरबत्ती वाला और जुगनू वाला उदाहरण, ठीक है ना। खूब तुमने तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट की यही एक कमी होती है कि आपने मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर परिणाम नहीं मिले तो वो एक मैनेजमेंट की कमजोरी होती है। तो आपको क्या करना है? परिणाम की ओर ज्यादा फोकस करना है। अगर हम आपको नोट्स दे रहे हैं तो भाई उसको पढ़ना है, उसको देखना है, सोचना समझना है, प्रैक्टिस भी करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भी आपको करना है, क्विज भी करवाएंगे इसके अंदर। हर एक तरह से आप हमारा साथ दीजिए। क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे मेरे भाई? क्यों नहीं होंगे बताइए? तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। 41 नंबर देखिए, संगठन का ढांचा यानी स्ट्रक्चर तैयार करना किस कार्य का हिस्सा होता है? बताइए, स्ट्रक्चर तैयार करना किस कार्य का हिस्सा है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा? सही आंसर आपका होगा संगठन। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा होता है क्या? किसी भी संगठन के तहत पदों का सृजन किया जाता है और विभाग बनाए जाते हैं, ये उसके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, शुरू में आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है कि 4 से 5 लोग इकट्ठे करेंगे तभी तो एक संगठन बनेगा, फिर हम काम करेंगे उस पर, ठीक है। चलिए 42 देखिए, 42 है, सही योग्यता वाले व्यक्ति का चुनाव स्टाफिंग का मुख्य आधार है। ये कथन किसका है भाई? स्टाफिंग का मुख्य आधार क्या है? सही योग्यता वाले व्यक्ति का आप चुनाव कर लीजिए। बताइए, ये बात सत्य है, असत्य है, केवल उच्च स्तर के लिए लागू होती है या केवल मजदूरों के लिए लागू होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, सही योग्यता वाले व्यक्ति का चुनाव स्टाफिंग का मुख्य आधार होता है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही बात है। अगर सही व्यक्ति का आपने चुनाव नहीं किया तो स्टाफिंग आपकी फेल हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। स्टाफिंग का मूल मंत्र है राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है, ध्यान रखना, ये स्टाफिंग की मूल पद्धति होती है। आगे बढ़े, चलिए 43 नंबर देखिए, 43 कह रहे प्रबंधन के किस कार्य में सुधार हो यानी कि करेक्टिव एक्शन पर जोर दिया जाता है? बताइए किस स्तर पर दिया जाता है? यही 4 स्तर है आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग स्तर पर क्या किया जाता है? करेक्शन, कंट्रोलिंग स्तर पर आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं करेक्टिव एक्शन पर कहां पर जोर दिया जाता है? तो ये जोर दिया जाता है नियंत्रण पर, कंट्रोलिंग पर, ठीक है। नियंत्रण का अंतिम चरण की सुधारात्मक कार्रवाई करना है ताकि भविष्य में कोई गलतियां ना हो। आगे बढ़े, 44 देखिए, 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहे हैं भाई, क्या प्रबंधन के सिद्धांत पश्चिमी देशों और भारत में एक जैसे लागू होते हैं? बताइए, यह बात बिल्कुल सही है, गलत है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा नहीं भैया, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं भाई। पश्चिमी देशों में अलग परिस्थिति है, अपने यहाँ अलग परिस्थिति है भाई। वेस्टर्न कंट्री के सिस्टम अलग है, अपने यहाँ का अलग है, तो जरूरी थोड़ी है कि जैसा पश्चिमी देश में होता है वैसा अपने यहाँ भी हो जाए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहीं, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी होता है भाई। वेस्टर्न कंट्री में बहुविवाह प्रथा है, यानी कि कोई भी कितनी भी शादी कर सकता है, ठीक है। अपने यहाँ क्या ऐसा है क्या? नहीं है भैया, ठीक है। अब तो एमपी में भी एक विवाह वाला सिस्टम लागू हो गया है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सिविल कोड ये लागू हो गया है। अच्छा बताओ, यूनिवर्सल सिविल कोड जो यूसीसी है, ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? चलो देखते हैं तुम्हारा आर्टिकल कितना तैयार है। हालांकि आर्टिकल आप जब नोट्स देखेंगे ना तो 395 पूरे आर्टिकल हमने दे रखे हैं उसमें अलग से बढ़िया से डिजाइन करके, ठीक है ना। नोट्स ग्रुप के अंदर 395 पूरे आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक दे रखे हैं, कैसे आपको याद करना, क्या क्या चीजें, वो सब दे रखा है उसमें, ठीक है। आप बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड? ये कौन से? एक समान सिविल संहिता भाई, एक समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में दी गई है? जल्दी से बता देना, ठीक है। चलो एक आपको हिंट दे देते हैं भाई, 41 से लेकर के और 50 के बीच में दी गई है। अब तुम बता दो कौन से आर्टिकल में दी गई है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 45 तैयारी कर रहे होंगे तो जरूर बता दोगे, नहीं कर रहे हो तो भाई गूगल पर सर्च करके आओ, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा ये वाला आर्टिकल यूसीसी से संबंधित है, सर ने बताया था। अब यूसीसी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अभी एमपी में भी यूसीसी लागू हो गई है, तो यहाँ से प्रश्न 101% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जल्दी जाओ पता करके गूगल पर वापस लौट कराओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है, ये कथन किसने कहा मेरे भाई? ये कथन क्या दर्शाता है? बताओ क्या दर्शाता है कि नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है? ये कथन दर्शाता है कि क्या? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ लीजिए ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक है। अगर नियोजन नहीं करोगे तो नियंत्रण नहीं हो पाएगा, नियंत्रण नहीं करोगे तो आगे के लिए नियोजन भी नहीं कर पाओगे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है ना। बिना योजना के आप नियंत्रण नहीं कर सकेंगे और बिना नियंत्रण के योजना कभी सफल नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़े, 46 पर चलते हैं। देखिए 46 क्या कह रहा है? कह रहा है विभागीय अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी होते हैं ना, एचओडी की बात की जा रही है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रबंधन की पिरामिड में कहाँ शामिल होते हैं? बताइए, ये प्रबंधन की पिरामिड होती है। आप बताइए जो एचओडी होंगे वो कहाँ पर होंगे? उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर या फिर प्लेटफॉर्म एरिया में? कहाँ पर होंगे? सही आंसर मध्य स्तर पर। जो एचओडी होते हैं ना, जो एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो मिडिल वाले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए
तो विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मध्य स्तर का हिस्सा होते हैं जो विभागीय लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। तो ये मिडिल में आएंगे, ये पहचानना बहुत जरूरी है, यही से गलतियां होती हैं। वही पूछेंगे भाई कौन से स्तर पर है, तुम हाई लेवल लगा के चलाओ, भाई एचओडी तो बहुत बड़ी पद है, हाई लेवल पर होगा ना भैया, मिडिल पर होता है, ठीक है। अगला, प्रबंधन एक पेशे प्रोफेशन के रूप में भारत में कैसा, बताइए। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में भारत में कैसा है, पूर्णतः विकसित है, अभी विकसित हो रहा है, पेशा नहीं है, या केवल एक कला है, बताइए क्या है। प्रबंधन भारत की बात कर रहे हैं तो ये अभी विकसित हो रहा है, ठीक है। तो अभी करंटली डेवलपिंग स्तर पर है, कौन सा जो मैनेजमेंट है ये अभी करंटली डेवलपिंग स्तर पर है, भारत में एक पेशे की ओर ये बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसे डॉक्टर या वकील की तरह पूरी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो कंपलसरी डिग्री अभी तक इसको नहीं मिली है, तो ये अभी तक क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, चल रहा है मेरे भाई। 48 पर चलते हैं, देखिए 48, अधिकारों का अंतरण यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस कार्य में किया जाता है, बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहां पर किया जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संगठन में। भाई यही तो डेलीगेशन होता है। देखो डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन का अर्थ होता है संगठन में से कुछ लोगों को मिलाकर के डेलीगेशन कहते हैं। अभी एक ताजा उदाहरण बताएं, अभी आपने देखा था जंतर मंतर पर वो अनशन हो रहा था, ठीक है ना, और फुंगसुक वांगडू जो है ना वो वहां पर थे, वहां पर भर्ती थे, कहां पर, हॉस्पिटल में भर्ती थे, ठीक है। तो उनका व्रत तोड़वाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से एक डेलीगेशन गया था। वो डेलीगेशन क्या होता है, वही तो होता है मंत्रियों का, 3-4 मंत्री मिलकर के उनका व्रत तोड़वाने के लिए गए थे, भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए वहां पर गए थे, ठीक है ना। तो वो जो लोग गए थे ना वो क्या था, डेलीगेशन था, इसी को हम डेलीगेशन कहते हैं। अच्छा, ये डेलीगेशन बना कहां से होगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन में से ही तो बना होगा भाई, संगठन में से ही तो बना होगा। वर्तमान में बीजेपी एक संगठन है, उस संगठन में से कुछ लोग गए थे, तो ये क्या था, ये उनका डेलीगेशन था। वही आपसे पूछ रहे हैं भाई, अधिकारों का अंतरण डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये किस कार्य में किया जाता है, तो ये संगठन के कार्य यानी ऑर्गेनाइजेशन में ही किया जाएगा, ठीक है भाई। इनका जो अधिकार था, इनकी अथॉरिटी थी किसकी, धर्मेंद्र प्रधान की, उसको उठा करके जोशी जी को दे दिया गया है। तो यहां पर अधिकारों का अंतरण कर दिया गया है, पहले शिक्षा मंत्री कोई और था, अब उनका अधिकार किसी और को दे दिया है। तो होगा कहां पर, ये होगा वहीं पर, कहां पर, संगठन में, और कहीं तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, समझ में आ रहा है ना भाई। अच्छा लग रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ना चाहिए, है ना। चलो 49, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है मोटिवेशन, बताइए। इतनी देर से मोटिवेशन ही तो आपको दे रहे हैं, ठीक है, बताइए क्यों दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। भाई आपका उत्साह बढ़ा रहे, हाँ आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर सकें, यही होता है मोटिवेशन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। आगे बढ़े, 50 नंबर देखो, 50 नंबर है, प्रबंधन का अंतिम निष्कर्ष क्या होता है, बताइए। हमने पूरा प्रबंधन कर दिया है, इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकल करके आता है। ये रहे 4 ऑप्शन, सफलता की जादुई छड़ी है, केवल मार्गदर्शक है, या 100% गारंटी है, या केवल कागजी काम है, बताइए क्या होता है प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी, यह केवल एक मार्गदर्शक है, ये एक गाइड है, ठीक है भाई। प्रबंधन हम किसी की मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना, टाइम मैनेजमेंट करते नहीं है, तो ये गाइड की तरह कार्य करता है, कि बाकी सफलता तो अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है ना। केवल मैनेजमेंट करके एक टाइम टेबल बना करके टांग दो और मेहनत करो नहीं, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये केवल एक मार्गदर्शक होता है, एक तुमको रास्ता दिखाएगा कि इस हिसाब से तुमको तैयारी करना है, बाकी सारा काम कौन करेगा, आप करेंगे, आपकी मेहनत करेगी, जैसे कि इन लोगों की मेहनत की है। यहाँ पर देखिए जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनका क्या कहना है। ये आपको 2 वर्दी वाले जो है लोग दिख रहे होंगे, पहली हैं कौन, जागृति शर्मा जी हैं, ये आपको दिख रही होंगी, एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप में ये शामिल थी, ठीक है ना। ये नोट्स ग्रुप भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कांस्टेबल के नोट्स इन्होंने लिए थे, आज आप देख रहे हैं इनके वर्दी लगी हुई है। फिर इन्होंने क्या कहा, सर एसआई के नोट्स लेना है, कांस्टेबल तो हम बन गए, अब हमें एसआई के नोट्स लेना है। फिर हमने जो है कह रहा मेरा इस बार एमपी पुलिस में हो गया, अब हमें एसआई बनना है। फिर उन्होंने 199 रुपये दे करके एमपी एसआई के नोट्स लिए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार जब ये फोटो भेजें तो इनके कंधे पर सितारे लगे हों, ठीक है। एक भाई ये भी है, इनका भी एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं इनकी फोटो भी, देखिए ये भी एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप में शामिल थे, यही वाला ग्रुप है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। कह रहे सर राम जी, आपने मुझे तो मंजिल तक पहुंचा दिया, अब मेरी छोटी सिस्टर है उसके लिए भी बैच लेना है। फिर उन्होंने अपने छोटी सिस्टर के लिए भी रक्षक पीडीएफ बैच लिया है, एमपी पुलिस कांस्टेबल वाला, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वैभवी मिश्रा जी, अभी इनकी 2nd रैंक आई है, ठीक है ना। एएसआई सूबेदार का रिजल्ट आया, 2nd रैंक इनकी आई, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे। देखिए इन्होंने अपना रिजल्ट भेजा, हमने कहा भाई आप ये बता दीजिए दीदी जी कि आपकी सफलता में हमारे नोट्स ने हेल्प की कि नहीं की। तो इन्होंने कहा यस सर, आपसे कांस्टेबल के नोट्स लिए थे, वीडियो और पेपर एनालिसिस देखे थे, उनसे बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, एमपीएसआई में 13% में सिलेक्शन हो गया है, और एएसआई सूबेदार में 2nd रैंक आई है बहन की, ठीक है ना। तो समझ लीजिए मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप जो है ज्वाइन करेंगे जब नोट्स, तो ये नोट्स ग्रुप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ये नोट्स ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर इस तरह से सारे सब्जेक्ट दिए रहेंगे। जनरल में हम आपको सारी जानकारी बताते हैं कि भाई क्या क्या आगे आने वाला है। सामान्य प्रबंधन में ये सारे सामान्य प्रबंधन के नोट्स आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, और ये जो एमसीक्यू करा रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। आज तो हमने चैप्टर 2 भी डाल दिया, अभी चैप्टर 1 दिखा रहा है, कल वाली फोटो है ये, कल 46 मेंबर दिखा रहे थे, आज जो है आपके मेंबर 150 के ऊपर हो चुके हैं, 160 मेंबर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 160 लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं कल और आज में।
उसके बाद में कंप्यूटर सामान्य विज्ञान, इसमें साइंस के भी नोट्स आज कंप्लीट डाल दिए। कंप्यूटर कंप्लीट डल गया है, कंप्लीट कंप्यूटर डल गया है, कंप्लीट साइंस डल गया है, कंप्लीट कंप्यूटर के 5,500 क्वेश्चन डल गए हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। मैथ में आपको भाई, मैथ में अर्थमेटिक डल गया है, मैथ में जो है मेंसुरेशन पूरा डल गया है और आगे के क्वेश्चन इसमें डल रहे हैं। सामान्य ज्ञान में अभी हमने 550 जो क्वेश्चन कराए थे वो आपके डाल दिए हैं और सामान्य ज्ञान में आपके अनुच्छेद वाली पीडीएफ डल गई है और आपकी हिस्ट्री की पीडीएफ इसमें डल गई है। एमपीजी के पूरी कंप्लीट एमपीजी के इसमें डल गई है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में कंप्लीट रीजनिंग डल गई, क्वेश्चन इसके भी डालेंगे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश के दोनों के कंप्लीट नोट्स यहाँ पर डल गए हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर डल चुकी है। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब आप देख लीजिए सामान्य प्रबंधन की जो नोट्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र है, पूरा ब्रह्मास्त्र डाला जा चुका है। 5,000 क्वेश्चन अलग से और 500 अलग से हमने डाल दिए। 5,500 क्वेश्चन ग्रुप में डल गए हैं। सामान्य प्रबंधन देख सकते हैं, इस तरह से आपको सामान्य प्रबंधन का कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेगा। देखिए पूरा फोटो वोटो सब कुछ आपको लगा हुआ मिलेगा, है ना, कि भाई कैसे प्रबंधन करते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी के एम्प्लॉय क्या होती है, पूरा आपको समझा रखा है। अपनी ही फोटो लगा दी ऑफिस की, ठीक है ना, देख लो। ठीक है, उसके बाद प्रबंधन का क्या कार्य है, ये पूरा प्रभावशीलता क्या होती है, कुशलता क्या होता है, पूरा समझा रखा है। साथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ना वो है ये परीक्षा उपयोगी तथ्य। हर एक चैप्टर के हर एक जो पॉइंट है उसमें आपको अलग से परीक्षा उपयोगी तथ्य मिलेंगे, एग्जाम टिप आपको अलग से मिलेगी। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य वही होते हैं जैसे आप नियोजन पढ़ रहे हो, है ना, नियोजन में हमने अलग से परीक्षा उपयोगी तथ्य दे रखे हैं, एग्जाम फैक्ट दे रखे हैं, जहां से 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पूरे डायग्राम वगैरह आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। हर एक आपको चैप्टर में देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य मिलेंगे। ठीक है, इसके नीचे भी देख लीजिए, देखो यहाँ पर भी आपको परीक्षा के लिए उपयोगी एग्जाम टिप। ये एग्जाम टिप कब काम करेगी, जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे होंगे और आप चाह रहे हो एकदम से हमारा पूरा रिवीजन हो जाए, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, ये केवल एग्जाम टिप पढ़ते चले जाएंगे, ये आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देगा। ठीक है, पूरा डायग्राम वगैरह क्या होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमने बता रखा है। तो ये आपके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं, बेहतरीन सिंपल लैंग्वेज में करा रखे हैं, बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपको व्हाट्सएप करके जो है अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड करके अपने नोट से प्राप्त कर लेने। ठीक है भाई, और बहुत सारे लोग आपको 299 में अपने बैच पर बुलाएंगे, भाई मत जाना, ठीक है ना, वही हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले नोट्स पकड़ा देंगे तुमको, फिर वहाँ से कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, ऐप में कोई जो है नंबर भी नहीं दे रखा है कि भाई साहब कर दो तुम जाकर के, सर ये तो आपने पुराने नोट्स दे दिए, और अगर उनकी लाइव क्लास में जाकर के तुम बोलोगे तो तुमको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है ना, तो ये काम अपने यहाँ नहीं होता है, अपने यहाँ डायरेक्ट आपको नोट्स देंगे और डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। और यहाँ पर करंट अफेयर के नाम से ग्रुप भी बना रखा है इसी के अंदर, जहाँ पर आप खुद भी मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ठीक है, उसकी भी लिंक आज हमने डाल दी है, वहाँ पर करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के मिलती है, वहाँ पर लोग आपस में अपनी समस्या भी बता सकते हैं। ठीक है, तो डाउट ग्रुप भी इसी में मिल जाएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली क्लास जो है वो कृषि विस्तार अधिकारी वालों के लिए आएगी, तो आप परेशान मत हो जाना, ये कृषि क्लास कहाँ से आने लगी, तो उनकी भी तो भाई एग्जाम आने वाला है ना, आपके आसपास उनका भी एग्जाम है, उनका भी आज हमने चैप्टर वाइज शुरू कर दिया है। और कृषि विस्तार अधिकारी के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। तो जो भी कृषि विस्तार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं वो 199 रुपए पे करके कृषि विस्तार अधिकारी के कृषि के नोट्स और सी सेट दोनों के नोट्स और क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शाम को एमपीएसआई और एमपी पुलिस की क्लासेस आएंगी, जहां पर आज हम जीके जीएस करवाने वाले हैं। 500 क्वेश्चन करवा दिए थे, 501 से 601 तक पीवाईक्यू हम जो है आज शाम को करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं एमपीएसआई मेंस के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे हमें और भी उत्साह मिलता रहे। ठीक है, कल लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 2 के 50 प्रश्न, कल आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, नोट्स लेकर के चैप्टर नंबर 2 पूरा पढ़ करके आना आप लोग, चैप्टर नंबर 2 उसमें डाल दिया गया है। धन्यवाद।